नमस्कार दोस्तों। आईएएस 2022 जीएस मेंस पेपर 2 के डिस्कशन में आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। और आज का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, जो मूल अधिकारों में कहीं भी आने जाने का अधिकार और निवास करने के अधिकार पर यूपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसके डिस्कशन से संबंधित है। पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। यहां पर आप देखें कि दो अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एक है निवास करने का अधिकार और दूसरा है विचरण करने का अधिकार, मतलब कहीं भी आने जाने का, राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रूली ऑन द ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये दो अधिकार हैं। फिर इसके साथ ही कहा गया कि ये भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रश्न में आपको ये बताना होगा कि निवास करने और विचरण करने का जो अधिकार है वो अधिकार किन स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरा कि ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, इससे किन लोगों को ये अधिकार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जैसे जो शरणार्थी भारत में आएंगे उन शरणार्थियों को कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। भारत के नागरिक होते हुए भी इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, और इसीलिए प्रश्न का तीसरा हिस्सा है कि अधिकार असीम नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों ये है कि यूपीएससी ने ये सवाल क्यों पूछा, 2022 में इस सवाल को क्यों पूछा गया। और यूपीएससी अगर कोई सवाल पूछती है तो उसका कुछ न कुछ तर्क और तुक होता है। कोई बेतुका जो आधार है वो तो होता नहीं। जैसे कि अगर न्यायिक समीक्षा पर, न्यायिक सक्रियता पर सवाल पूछा जाता, संघात्मक प्रणाली पर सवाल पूछा जाता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल पूछा जाता, जीवन के अधिकार पर पूछा जाता, तो हम ये कहते कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले प्रावधान हैं, विशेषताएं हैं, इन पर तो सवाल पूछा जाना बहुत ही जायज है, बहुत लाजिमी है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि राइट टू फ्री मूवमेंट एंड राइट टू रिजाइड को लेकर 2022 में सवाल पूछा गया, तो यूपीएससी ने सवाल क्यों पूछा। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों का जो मामला था वो मामला अभी हाल के कुछ महीने पहले तक अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ था, और रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी सुनवाई के लिए पहुंचा। इस मुकदमे का नाम था मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ 2021 का मुकदमा। इसको रोहिंग्या केस 2021 भी कहते हैं। इसमें दो डिमांड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। एक डिमांड ये रखी गई कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में वे रह रहे हैं, कुछ तो कानूनी रूप में शरणार्थी के स्टेटस के रूप में रह रहे हैं और कुछ गैर कानूनी रूप में रह रहे हैं, तो ऐसे कुछ शरणार्थियों को कई जगह डिटेन कर दिया गया। उनको अस्थायी या स्थायी जेलों में क्या कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया। तो एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रोहिंग्या केस में यह उठा कि उन डिटेन्ड रोहिंग्या रिफ्यूजीज को रिलीज किया जाए। और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रार्थना की गई वो ये की गई कि भारत सरकार को ये डायरेक्शन दिया जाए, ये निर्देश दिया जाए
कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वो डिपोर्ट न करे, वो नॉट टू डिपोर्ट a direction to the Union of India not to deport the Rohingya refugees who have detained in the sub jail in Jammu. जम्मू से संबंधित ये मामला था। तो ये जो मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया और उसके बाद 2022 इस मामले में पूरा एक निर्णय भी आया। क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि निर्वासित न होने का अधिकार, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड, केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत कहीं पर भी आने जाने का जो अधिकार है उस अधिकार के तहत प्राप्त होता है। और ये जो नॉन सिटीजन्स हैं, उन नॉन सिटीजन्स को क्या है, ये इससे क्या है, उनको ये इस प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ये मामला अनुच्छेद 19(1)(d) की व्याख्या का था, जो रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में आया था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका रखी गई थी उसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21 तो सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो अनुच्छेद 19 के द्वारा भी सुनिश्चित होती हैं। इसलिए जो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं या 21 के तहत जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में चूंकि वो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं, उन अधिकारों को विस्तारित करते हुए अनुच्छेद 19 को भी उसके भीतर क्या है, शामिल किया जाए। तो ये जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न को क्यों पूछा गया, मतलब यहां पर कि आईएएस 2022 में यूपीएससी ने, वैसे मूल अधिकारों पर यूपीएससी ने पहले भी बहुत शानदार प्रश्न पूछे, अनुच्छेद 19 पर, अनुच्छेद 21 पर, अनुच्छेद 14 पर, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण पर यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछने जाने की एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबा इतिहास आपको पिछले वर्षों के पेपर से मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 19 के भीतर जाकर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आगे जाते हुए, और उसमें भी एक बहुत पासिंग रेफरेंस के रूप में समझे जाने वाले एक छोटे से प्रावधान 19(1)(d) और (e), जिसमें कहीं भी आने जाने का अधिकार, राइट टू फ्रीली मूवमेंट का जो प्रावधान है, और राइट टू रिजाइड को लेकर एक पूरा बड़ा प्रश्न पूछना, 150 शब्दों में लिखने के लिए कहना, इस बात का कुछ न कुछ लॉजिक तो होगा। वो लॉजिक अगर आप समझेंगे तो आप आगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में होंगे। फिर एक और बात जो हम लोगों ने क्लासेस लेते समय ये महसूस की कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वे किसी भी टॉपिक को रिलेटिवली देखते हैं। रिलेटिवली मतलब कि किस कोचिंग में कैसे इसको पढ़ाया गया, कवर किया गया। जब मूल अधिकारों पर कोई टीचर बहुत विस्तृत जाकर कक्षाओं में विवेचन करता है तो कई बार उसका जो रैशनल है, उसका जो लॉजिक है, वो एक बहुत नए विद्यार्थी को या ऐसे विद्यार्थी को जो बहुत अपरिचित है पाठ्यक्रम की चीजों से या प्रश्नों से, पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से, तो उनको लॉजिक समझ में नहीं आता। और प्रीलिम्स के वनडे टाइप की पढ़ाई के अभ्यस्त जो विद्यार्थी हैं वो इस चुनौती को समझ ही नहीं पाते हैं कि यूपीएससी और इवन यूपीपीसीएस, आरएएस, एमपीपीएससी इस पर भीतर जाकर एक आर्टिकल पर सवाल क्या है पूछ सकते हैं। तो अगर आपने पहले ही वैसी तैयारी नहीं रखी तो ये परीक्षा हाल में जाकर आप जैसे ही मेंस लिखेंगे आप एक्सपोज्ड हो जाएंगे। और इसीलिए अब हम लोगों को ये बार बार बताना पड़ता है कि मूल अधिकारों पर आपको विस्तृत और गहन तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां पर एक आर्टिकल नहीं, एक आर्टिकल के भीतर एक सब क्लॉज पर जाकर आपसे पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर आपने पहले से उतनी विस्तृत तैयारी नहीं की है और बहुत ही गहन तैयारी नहीं की है, समीक्षात्मक तैयारी अगर आपने नहीं की है, तो आप उस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में क्या है, सक्षम नहीं होंगे। ये जो पहलू है, इस पहलू को समझना पड़ेगा। और जैसे बहुत बार बच्चों का ये रहता है कि सर मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो तैयारी क्यों सर करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा निकल नहीं रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात है कि दोनों परीक्षाओं की बहुत सी चुनौतियाँ अलग अलग हैं
और फाउंडेशन बैच को लेकर मेरी अपनी एक राय रही है, और वो राय ये रही है कि जो 2013 के बाद का यूपीएससी का पैटर्न है उसमें जो फाउंडेशन बैच हैं वो बहुत कारगर नहीं होते, क्योंकि उसमें शिक्षक प्री और मेंस दोनों को पढ़ाता है और पूरा सिलेबस सैंडविच की तरह फंस जाता है। न तो प्री तैयार होता है न मेंस तैयार होता है, और बहुत से शिक्षक मतलब उसमें इस तरह का मिडिल पथ ले लेते हैं कि बच्चा पूरी तरह से क्या होता है, त्रिशंकु बन जाता है। मैं ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि उस तैयारी से इस जो आईएएस के सवाल हैं वो आईएएस के सवाल नहीं हल होंगे, और पीसीएस के भी सवाल नहीं हल होंगे, इवन आरएएस के भी सवाल नहीं हल होंगे, यूपीपीसीएस के भी सवाल हल नहीं होंगे। तो इस चुनौती को प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अगर आप स्वीकार करते हैं तो अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसमें आप चेंज करेंगे। अब मैं आता हूं कि आपको कैसे इसको विस्तृत रूप में क्या पढ़ना है, और इसीलिए जो हम लोगों से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, प्रयागराज के हों, लखनऊ के हों, जयपुर के हों, अहमदाबाद के हों, कहीं के भी हों, वो विद्यार्थी, जोधपुर के विद्यार्थी, जब हम लोग ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में टाइम लगेगा और ये आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, तो उसका रैशनल, उसका लॉजिक जो है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन से क्या आता है कि क्या आप आर्टिकल 19(1)(d) पर, 19(1)(e) पर क्या आप एक फुल क्वेश्चन का आंसर लिखने की एबिलिटी, लिखने की स्किल, लिखने की कैपेसिटी आप रखते हैं, तो आप फिर क्या है, ठीक है, तब आप इस तरह के प्रश्नों को क्या कर पाएंगे। अब यहां पर बच्चों मैं आपसे ये पहले डिस्कस करूंगा कि ये जो आईएएस 2022 का जो प्रश्न है, सबसे पहली बात यह है कि यूपीएससी ने राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्री मूवमेंट और इसके साथ ही राइट टू रिजाइड पर अलग क्वेश्चन क्यों पूछा, इसका रैशनल क्या है, इसका क्या लॉजिक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई हम लोग ये कहें कि जैसे अनुच्छेद 19, जैसे अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंस रखती है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। दरअसल राइट टू फ्री मूवमेंट और राइट टू रिजाइड के संदर्भ में यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा जो केस है, तो ये रोहिंग्या मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर से जुड़ा हुआ था। और रोहिंग्या मामले का जो 2021 में जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार करने के लिए लाया गया, उसका टेक्निकली नाम है मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ 2021 का वाद। तो यहां पर यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ 2021 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मुद्दे थे, रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो डिटेन किए गए उनको रिलीज कर दिया जाए, और दूसरा मुद्दा यह था कि रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं उनको लेकर एक डायरेक्शन दिया जाए, और डायरेक्शन यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ को दिया जाए कि उनको डिपोर्ट न किया जाए, उनको देश निकाला न दिया जाए। तो ये जो मामला था, ये रोहिंग्या जो शरणार्थी थे, रोहिंग्या शरणार्थी को देश निकाला, डिपोर्ट करने के मामले से क्या जुड़ा हुआ था। अब रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के नागरिक या निवासी हैं, भारत के नागरिक है नहीं। देश निकाला नहीं करने का जो अधिकार है वो केवल भारत के ये केवल क्या है, भारत जो है यहां पर उसके संदर्भ में क्या है, भारत के नागरिकों के संदर्भ में क्या है, ये है। तो अब इसमें क्या है, कहा गया कि निर्वासित न होने का जो अधिकार है, निर्वासित न होने का जो अधिकार है, यह अधिकार 19(1)(d) के तहत, 19(1)(d) के तहत भारत में कहीं पर भी आने जाने और निवास करने का 19(1)(e) में जो अधिकार है उस अधिकार से जुड़ा हुआ है, और यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है,
ये केवल भारतीय जो नागरिक हैं इन नागरिकों के लिए उपलब्ध है, इसलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने से मना कर दिया। चूंकि यह मामला अखबारों में छाया था, इसलिए इस पर यूपीएससी के जो भी पेपर सेट करने वाले लोग थे उन्होंने क्या है, इसको क्या है, सवाल के रूप में पूछ लिया। दूसरा एक और चर्चित मामला था, और ये था एक रहमत खान साहब हैं अमरावती महाराष्ट्र के, और पत्रकारिता और सोशल एक्टिविस्ट दोनों हैं। उनको डीसीपी अमरावती, वहां महाराष्ट्र के डीसीपी ने, उस कमिश्नरी से जुड़े हुए डीसीपी ने क्या किया कि उन्होंने उन्हें क्या है, जिला बदर कर दिया। तो रहमत खान का जो मामला था, तो रहमत खान बनाम डीसीपी 2021 का जो मामला था, इसमें भी दरअसल 19(1)D का जो विषय था वो विषय क्या उठा था। अब इसमें हम लोग यहां देखेंगे कि भाई रहमत खान का मामला क्या था। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रहमत खान हैं। रहमत खान ने अमरावती के कई मदरसों में फंड डिसबर्समेंट को लेकर जो इरेगुलरिटीज चल रही थी और जो इलीगल चीजें हो रही थी, जो करप्शन था, उसको लेकर एक आरटीआई आवेदन डालकर सूचना प्राप्त करने की कोशिश की। इस आरटीआई आवेदन के बाद वहां पर जो इन्फ्लुएंशियल जो लोग थे, जो ऐसे मदरसों को रन कर रहे थे, वो उन्होंने काउंटर एफआईआर रहमत खान के अगेंस्ट क्या है उन्होंने दायर किया। और एक तरफ रहमत खान आरटीआई एप्लीकेशन दायर कर रहे थे, सूचना प्राप्त करने की कोशिश करके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने जब सूचना प्राप्त कर ली तो वहां जिला कलेक्टर से और पुलिस प्रशासन से जांच करने की प्रार्थना की। इसके रिटेलिएशन में रहमत खान के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट एफआईआर के रूप में दर्ज कराई गई। अमरावती पुलिस ने फिर आगे चलकर रहमत खान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, और कारण बताओ नोटिस में यह पूछा गया कि आपको जिला बदर क्यों न कर दिया जाए। और जिला बदर करने के लिए एक वहां पर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की एक धारा है 56(1)B, उस धारा के आधार पर उनसे पूछा गया कि आपको अमरावती से बाहर भेजने का या आपके वाह्यकरण का आदेश क्यों न पारित कर दिया जाए। तो ये जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर था, और बाद में अमरावती पुलिस ने रहमत खान को एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर दे दिया। ये जो एक्सटर्नमेंट का जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर के संदर्भ में रहमत खान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और ये वाह्यकरण जिसको हम लोग कहते हैं जिला बदर कर देना, दर बदर कर देना, देश निकाला कर देना, देश निकाला तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में होता है, ये तो राष्ट्रीय संदर्भ में या राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होता है, ये हुआ। ये जब मामला वहां पर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक व्यक्ति को फिल्मी आधार पर उसके निवास के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और जो एक्सटर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिया जा सकता है, उसको अपवाद मामले में दिया जाना चाहिए। पैनल एक्शन से उसको क्या है नहीं, पैनल एक्शन के रूप में नहीं दिया जा सकता, और जुडिशियल ट्रायल जो है वो जुडिशियल ट्रायल के आधार पर दिया जाएगा। तो ये रहमत खान का जो मामला था, उसमें ये सीधे सीधे कहा गया कि निवास करने का जो अधिकार है, इस अधिकार को फिल्मी ग्राउंड पर क्या है छीना नहीं जा सकता है। तो यूपीएससी ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दिशा निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई थी, उसके संदर्भ में, और रहमत खान के मामले के आधार पर इस प्रश्न को पूछ लिया। तो ये लॉजिक था
इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा केस आता है, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आता है जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, उसके क्लॉज में, सब क्लॉज में कोई नई बात जोड़ता है, वहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न जो है कैसे आप लिखेंगे, अब मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो यहां पर इस प्रश्न को लिखने के संदर्भ में सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आप ये बताएंगे कि दो अधिकार, एक आवागमन का अधिकार और दूसरा जो निवास का अधिकार है, वो अधिकार दिए जाने का मतलब क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही हम ये इन अधिकारों की बात करते हैं, मतलब इसमें यहां पर जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न के संदर्भ में हमें कैसे अपने आंसर को फॉर्मेट करना चाहिए। प्रश्न में जो आदर्श उत्तर के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। आदर्श उत्तर के बिंदु में यहां पर कि दो अधिकार हैं, इन दो अधिकारों के बारे में आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1D में कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है, आवागमन का जो अधिकार है, यह अधिकार प्रदान किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1E में राइट टू रिजाइड, निवास करने का जो अधिकार है, यह अधिकार क्या है, प्रदान किया गया है। इस अधिकार से क्या हमें क्या है, क्या आपादित होता है, क्या इंप्लाइड होता है। तो इन अधिकारों से दिए गए संरक्षण का प्रयोग बाह्यकरण मतलब निष्कासन, और निष्कासन जो होता है देश के भीतर भी होता है और कई बार देश निकाला, जिसको डिपोर्टेशन कहते हैं, उन आदेशों को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है जिसमें दोनों स्वतंत्रताओं में कटौती हो जाती है। मतलब कि ये जो अधिकार है, ये अधिकार दरअसल दो चीजों से हमें क्या है, सुरक्षित करता है। एक है बाह्यकरण के, एक्सटर्नमेंट के अवैध आदेश से, जैसे किसी को गैर कानूनी तरीके से अपने जिले से बाहर कर दिया जाए। राम को वनवास हुआ था और राम को वनवास माता कैकेयी ने दशरथ से मांग कर किया था, उनको वन भेज दिया था। और मोदी जी को भी ऐसा कहा जाता है कि केशुभाई पटेल जब गुजरात में थे तो उन्होंने मोदी जी को गुजरात से बाहर कर दिया था। उसके बाद वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कहां कहां घूमते रहे। तो दरबदर जो होता है वो सामाजिक स्तर पर भी होता है और दरबदर जो होता है वो कानूनी स्तर पर भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप एक्सटर्नमेंट कर रहे हैं, आप उसको एक तरह का वनवास दे रहे हैं, अपने जगह को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो उसका कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है वो अधिकार क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो बाह्यकरण के अवैध आदेश से क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। कहीं भी आने जाने का अधिकार, वह कहीं भी आने जाने का अधिकार मतलब एक समय में जैसे मोदी जी को गुजरात जाने का अधिकार नहीं था, मैं इसको सामाजिक राजनीतिक स्तर पर बात कर रहा हूं, लेकिन ये कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है, ये अधिकार अगर गैर कानूनी रूप में दिया जाता है तो यहां पर संरक्षण मिल जाएगा। दूसरी बात यहां पर कि कई बार क्या होता है कि देश निकाला दे दिया जाता है, डिपोर्टेशन की बात की जाती है जो यहां पर हुआ। अब ये जो देश निकाला का मुद्दा था, ये रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर था, और ये बाह्यकरण का जो मुद्दा था, ये बाह्यकरण का मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ता अमरावती के रहमत खान साहब को लेकर था, और ये दोनों मुद्दे मूल अधिकारों के हनन को लेकर हुए। तो ये अधिकार आपको बाह्यकरण के अवैध आदेश से और देश निकाला के अवैध आदेश से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। पहली बात तो आप ये लिखेंगे, कंक्लूड बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को आप करेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये दोनों अधिकार, मतलब जो निवास का अधिकार है और जो आवागमन का अधिकार है, ये भारत के राज्य क्षेत्र की अभिन्नता पर बल देते हैं। तो यहां पर तीसरी बात, यहां पर इसको तीसरी बात ये कि ये अधिकार दरअसल भारत के राज्य क्षेत्र की जो अभिन्नता है, उस अभिन्नता पर बल देते हैं।
और राज्य क्षेत्र की अभिन्नता का यहां पर मतलब यह है कि भारत जो है भले ही प्रांतीय इकाइयों में बटा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन भारत का संपूर्ण जो भूक्षेत्र है वह एक है। और इसका उद्देश्य जो है, जय नारायण पांडे सर अपनी किताब में लिखते हैं कि इसका उद्देश्य प्रांतीयतावाद जैसी संकुचित भावना को समाप्त करके प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति के सृष्टि का संचार करना है। तो यहां पर एक और बात है कि चौथी बात कि प्रांतीयतावाद की जो भावना है, उस प्रांतीयतावाद की भावना को समाप्त करता है ये पूरा भारतीय जो भूक्षेत्र है, भूभाग है, वह क्या है, एक है। और ये जो दोनों अधिकार हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये दो अधिकार क्यों दिए, तो दोनों अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। और अगर ये पूरक इसलिए हैं क्योंकि अगर एक अधिकार प्रभावित होता है तो दूसरा अधिकार भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये आप बताएंगे कि ये चारों पांचों बातें आप बता देंगे। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये अधिकार केवल नागरिकों को, इसका जो तीसरा डायमेंशन है कि ये अधिकार जो है वह केवल नागरिकों को है, केवल नागरिकों को है। इसका बहुत बड़ा महत्व तब हमें पता लगता है कि जब रोहिंग्या जैसे म्यांमार के विदेशी शरणार्थियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होने की वजह से उनको देश से बाहर जो अवैध शरणार्थी हैं उनको देश से बाहर भेजा जा सकता है। और आप जानते हैं कि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का एक मुद्दा यह भी है। तो यहां पर हम लोग ये है कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब कि भारत में रहने वाले जो विदेशी हैं, भारत में रहने वाले जो शरणार्थी हैं, भारत में जो रहने वाले अवैध प्रवासी हैं, वो अवैध प्रवासी इस अधिकार की मांग क्या है, नहीं कर सकते हैं। और इसका एक और चौथा डायमेंशन है कि जो इस प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। तो मेरे जितने भी मूल अधिकार पर नोट्स हैं, जो मुझसे पढ़े हुए विद्यार्थी वो जानते हैं कि मैं पहले ही मूल अधिकार शुरू करने में पहले ही लेक्चर में ये बताता हूं कि मूल अधिकार जो हैं वो असीमित नहीं है। और आप नोट्स खोलिए और यहां पर यूपीएससी की इस शब्दावली को देखिए, दोनों क्या है आपको मिलते जुलते मिलेंगे। मूल अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। तो वहां पर मैं अपने क्लासेस में ये बताता हूं कि 4 आधार हैं जिसमें मूल अधिकार क्या है, असीमित नहीं है। कैसे? पहला आधार है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा आधार है कि मूल अधिकारों के अपवाद हैं। तीसरा आधार है कि मूल अधिकार जो है ये निलंबित किए जा सकते हैं। और चौथा आधार है कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। चूंकि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है और यहां पर अगर हम देखें तो 1D में जो राइट टू फ्री मूवमेंट जो है, राइट टू फ्री मूवमेंट का जो अधिकार है, और 19(1)E में जो राइट टू रिजाइड का जो अधिकार है, इस पर 2 प्रतिबंध आपको कहां मिलेंगे, 19(5) में मिलेंगे कि साधारण जनता के हित में, साधारण जो जनता है, जनता के हित में और साधारण जनता के हित के अलावा अनुसूचित जनजातियों के हित में इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए अधिकार असीमित नहीं है। जहां तक मूल अधिकारों के अपवाद की बात है तो इस केस में लागू नहीं होता है। मूल अधिकारों के अपवाद 31A, 31B और 31C है। और 31B जानते हैं आपकी 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, 9वीं अनुसूची के कानूनों की बात है। इसमें संपत्ति अधिग्रहण के कानून हैं। और 31C में नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के कानून हैं। तो कानून बनाकर कुछ 3 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। और ये यहां पर ये मूल अधिकारों के क्या होंगे, अपवाद होंगे। और इस तरह से एक दूसरा क्लॉज है, लेकिन इस केस में इसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। आपातकाल के दौरान जितने भी अधिकार हैं
वो अधिकार क्या हो जाते हैं, वो अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो आपातकाल के दौरान जैसे ही 352 के तहत यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, वहां पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से के अलावा जितने भी अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहां पर 352 के तहत जो अधिकार सस्पेंड होते हैं, इसके वजह से भी क्या ये सीमित हो जाएगा। और 368 के तहत संशोधन करके भी मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। चूंकि ये प्रश्न 150 शब्दों का है तो आप इसको केवल पासिंग रेफरेंस के रूप में दिखेंगे कि 19(1)D में और 19(1)E में दिए गए अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध 19(5) में लगाया गया है। ये जो तार्किक प्रतिबंध लगाया गया है ये इनको सीमित कर देता है, ये असीमित नहीं रह जाते हैं बल्कि क्या है, सीमित कर देता है। इसके अलावा मूल अधिकारों पर उनके अपवादों के माध्यम से, उनके निलंबन के माध्यम से, उनके संशोधन के माध्यम से क्या है, इसे क्या है, सीमित किया जा सकता है। तो ये मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या है, ये यहां से जुड़ी हुई क्या है बात है, मूल अधिकार असीमित नहीं है बल्कि मूल अधिकार क्या है, सीमित है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझें कि जो 19(1)D है, 19(1)D जिसमें आवागमन का जो अधिकार है, आवागमन का अधिकार, और 19(1)E में जो निवास का जो अधिकार है, निवास का अधिकार, ये जो अधिकार हैं ये अधिकार सीमित हैं, इनको सीमित किया जा सकता है। सीमित किया जा सकता है तो संविधान में ही 19(5) में ही 2 आधार दिए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक आधार है साधारण जनता के हित में इनको सीमित किया जा सकता है, और जो दूसरा आधार है वह है अनुसूचित जनजातियों के आधार पर, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के आधार पर इनको क्या है, सीमित किया जा सकता है। यहां पर इन दोनों को थोड़ा बताएंगे, इन दोनों को क्या है समझाएंगे। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न केसेस में इन अधिकारों को सीमित किया है। जैसे एक बेश्या के आने जाने या निवास पर लगाई गई जो रोक है वो 19(5) के तहत साधारण जनता के हित में तार्किक है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या 1964 के बाद में इस पर क्या है, निर्णय दिया गया। अब यहां पर बेश्याओं के जो राइट टू फ्री मूवमेंट या राइट टू रिजाइड का जो अधिकार है, तो बेश्याओं के इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यहां पर आप बताएंगे। फिर इसी तरह से कोई बहुत बड़ा अपराधी है, उस अपराधी के भी आने जाने के अधिकार और इसके साथ ही अपराधी के निवास करने के अधिकार को भी न्यायालय ने कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें क्या है, तार्किक उसे ठहराया गया है। एक दक्षिण भारत का केस रहा है अरुमुघम का, अरुमुघम बनाम मद्रास राज्य 1953 का बाद, उसमें तार्किक ठहराया गया। और ये जो तार्किक ठहराया गया तो इससे जुड़े हुए और भी केसेस आए। जैसे आपने सुना होगा खरक सिंह का केस था, और खरक सिंह के केस में था कि पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती थी कि वो घर में हैं कि नहीं हैं। बाद में खरक सिंह ने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर क्या है मामला दर्ज किया, या सुप्रीम कोर्ट में हो गए, और खरक सिंह के मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो लेकिन अपराधियों पर भी क्या है, उनके भी आवागमन पर रोक लगाई जा सकती है, मतलब पुलिस चाहे तो अपराधियों को क्या है रोका जा सकता है। फिर दोपहिया वाहनों के चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता, क्या अनुच्छेद 19(1)D में, जो अनुच्छेद 19(1)D में कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है उस अधिकार को बाधित करती है। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि हेलमेट की मतलब यहां कि अगर कोई ये कहता है कि हेलमेट की जो अनिवार्यता है वह अनिवार्यता 19(1)D के तहत तार्किक है, तो यहां पर
सुप्रीम कोर्ट का जो मत है कि बिल्कुल तार्किक है, हेलमेट लगाने की शर्त जोड़ी जा सकती है, और अजय कानू बनाम भारत संघ 1998 के मामले में एक दिया गया। अब आप में से कुछ लोग परेशान होंगे कि सर ये केसेस मुझे ऐसे इतने याद होंगे। आपको इतने केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि कहीं भी आने जाने के अधिकार पर, जैसे बेश्या भारत की नागरिक हैं और अपराधी भी भारत के नागरिक हैं, हेलमेट लगाने वाले भारत के नागरिक हैं, उनके कहीं भी आने जाने के अधिकार को या तो बिल्कुल रोका जा सकता है, उस पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। फिर इसी तरह से आप देखेंगे, इसी तरह से कि ये जो शर्तें लगाई जाती हैं, इसी आधार पर एड्स पीड़ितों के मामले में कुछ बंधनों को वैध माना गया। तो यहां पर चौथा कि हेलमेट वाले के मामले के अलावा जो एड्स पीड़ित थे उनके भी कहीं पर भी आने जाने के अधिकार को क्या है, वैध माना गया। फिर इसी तरह से आप ये पाएंगे कि जो कोरोना महामारी के दौरान 1897 के महामारी अधिनियम और 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, उससे भी तो हमारे राइट टू फ्री मूवमेंट पर क्या रोक लगी। लेकिन एक भी ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा कि सर ये राइट टू फ्री मूवमेंट के आधार पर लॉकडाउन जो लगाया गया उसकी समीक्षा किया जाए। इसका मतलब कि लोगों ने माना कि साधारण जनता के हित में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा राइट टू फ्री मूवमेंट को रोकते हुए या उसको सीमित करते हुए या उस पर पूरी तरह से रोक लगाकर जब कोरोना महामारी का नियंत्रण किया गया तो साधारण जनता के हित में था। तो इस बात का भी आप उल्लेख करेंगे, कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया तो उस लॉकडाउन को भी साधारण जनता के हित में माना गया, क्योंकि इसमें आवागमन के अधिकार को कहीं ना कहीं क्या है, सीमित किया गया। तो ये भी आप बता देंगे। लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, CAA 2019 और इसके साथ ही जो नेशनल रजिस्टर बनना है सिटीजनशिप का, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उस डॉक्यूमेंटेशन से लोगों के कहीं भी आने जाने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, इन सब में जटिलता पैदा होगी, इसलिए लोगों ने उसको साधारण जनता के हित में नहीं माना। अभी ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन ये प्रश्न इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, तो ये क्यों सीमित है, तो इसमें आप उत्तर देंगे कि ये अधिकार क्यों सीमित हैं। बेश्याओं पर, अपराधियों पर, एड्स पीड़ितों पर, हेलमेट नहीं पीड़ितों पर रोक लगाई जा सकती है, उनके कहीं भी आने जाने के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, हालांकि वे भारत के नागरिक हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों पर भी रोक लगाई जा सकती है, उनको यहां पर बाह्यकरण से, देश निकाला से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो ये यहां पर इस आधार पर आप कंक्रीट वे में लिखेंगे, इसमें बातों की जलेबी छानने से कुछ नहीं होगा, आपको उदाहरण देकर लिखना पड़ेगा और आपके फ्लो में आना चाहिए कि साधारण जनता के हित का मतलब है कि अगर एक वेश्या के निवास, शहर के बीचों बीच में उसका निवास स्थान है तो उसको सीमित किया जा सकता है, और इसके साथ ही एड्स पीड़ितों के आवागमन को सीमित किया जा सकता है। कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति है और उसको आप ये कहें कि उसका राइट टू फ्री मूवमेंट है, कोरोना संक्रमण एक लोगों से जब तक वो 100, 150, 200 लोगों तक नहीं फैला लेगा तब तक आप उस पर रोक नहीं लगाएंगे, तो वहां पर भी उसका अधिकार प्रभावित होता है। तो इसका मतलब कि अपराधियों पर, एड्स पीड़ितों पर, महामारी संक्रमित व्यक्तियों पर, वेश्याओं पर, इन सब पर इन जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और रोक पूरी तरह से लगाई जा सकती है। दूसरा यहां पर कि कुछ शर्तें लगाई जा सकती, पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई कि आपका आवागमन का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार शर्त के साथ है कि आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना होगा। तो यहां पर ये आप उदाहरण देंगे तो इसे प्रूफ होगा। फिर जो यहां पर अनुसूचित जनजातियों के हित में भी रोक लगाई जा सकती है, यह संविधान के अनुच्छेद 19(5) में कहा गया। 19(5) में जो कहा गया तो इसको फॉलो किया गया। इनर लाइन परमिट भारत में लेना होता है कुछ राज्यों में जाने के लिए। इनर लाइन परमिट जो भारत में लेना होता है कुछ राज्यों में जाने के लिए, कहां कहां लेना होता है, तो पहले आप समझे कि इनर लाइन परमिट क्या है। ये ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी होते हैं। किन राज्यों के लिए जारी होते हैं? अगर आप पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश जाते हैं
तो अरुणाचल प्रदेश में जाने के पहले आपके पास एक ILP होना चाहिए। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर अगर आप जाते हैं, नागालैंड, मिजोरम और अगर आप मणिपुर जाते हैं तो वहां पर भी आपको क्या है, ILP चाहिए। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1987 के तहत क्या है, नहीं, ये पुराना एक कानून है, 19वीं शताब्दी का, अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। उसके आधार पर क्या है, ये अनुसूचित जनजातियों के हक में निवास करने और इसके साथ ही कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर शर्तें लगाई जा सकती, पूरी तरह से रोक तो नहीं, कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। तो ये पॉइंट्स आप क्या है इसमें लिखेंगे, तब आपका एक अच्छा उत्तर बनेगा। और अगर आप एक और डायमेंशन लिखते हैं तो आपका उत्तर और पुष्ट हो जाएगा। आपको 15 लाइन लिखने का अधिकार है, तो ये समझाने के क्रम में ये पॉइंट्स, ये डायमेंशंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पहले क्या था, मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स को पृथक माना जाता था, मतलब 19 अलग है, 21 अलग है। और ये गोपालन केस में इस बात को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गोपालन केस में गोपालन नामक व्यक्ति को डिटेंशन में रखा गया, उसको जेल में निरुद्ध कर दिया गया। उसने वहां पर यह कहा कि उसके 19(1)(d) और 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और कहीं भी आने जाने के अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुमत से यह निर्णय दिया कि इसमें 19 और 21 अलग अलग हैं और फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन एज ए आइसोलेटेड सीलोज, वो एक पृथक शिलाखंड की तरह लिए जा सकते हैं। और 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो इलीगल डिटेंशन से भले ही संबद्ध है, लेकिन कहीं भी आने जाने के अधिकार से वो संबद्ध नहीं। मतलब कुल मिलाकर पहले फंडामेंटल राइट्स को, गोपालन केस जो 1950 का था, उसमें एक पृथक फंडामेंटल राइट्स को पृथक माना जाता था। लेकिन मेनका गांधी के केस में इसको अंतः संबंधित माना गया, आइसोलेटेड सीलो नहीं है, इंटर रिलेटेड हैं। और दरअसल ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि 19 में दिए गए अधिकार और 21 में दिए गए अधिकार एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित हैं। तो अगर 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है और जो 19 में जो भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, सम्मेलन की आजादी, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कोई भी संघ यूनियन बनाने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार भी इससे क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से ये संबंधित हैं। ये दृष्टिकोण क्या है, प्रस्तुत किया गया। अब इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की वजह से ही दरअसल कहीं भी आने जाने का अधिकार, अगर वो देश से बाहर जाने का अधिकार है तो देश से बाहर जाने का अधिकार भी राइट टू मूवमेंट है, लेकिन वो 21 के तहत आएगा। और देश के भीतर कहीं भी आवागमन का जो अधिकार है वो आवागमन का अधिकार 19 में आएगा। और इसलिए यहां पर आपको यह भी बताना होगा कि केवल 19 एक डी और ई ही एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बल्कि 19 और 21 भी एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसी को आधार बनाकर रोहिंग्या शरणार्थियों के केस में कहा गया कि भाई 21 में गैर नागरिकों को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हैं और उन गैर नागरिकों के अधिकार को रोहिंग्या शरणार्थियों पर भी क्या कर दिया जाए, लागू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो ये इससे रिलेवेंट बातें हैं। इसमें से कुछ बातें, अब वैसे देखिए एग्जाम के बाद तो बहुत अच्छा पोस्टमार्टम किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें से कुछ बातें आप वहां पर लिखते हैं और इंपॉर्टेंट बातें मिस नहीं करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छे अंक क्या है ले सकते हैं। इस सवाल से सबक ये है कि मूल अधिकारों को खूब विस्तार से पढ़ा जाए। और इस सवाल का दूसरा सबक यह है कि मूल अधिकारों पर पिछले वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हर एक आर्टिकल पर, प्रोविजन पर, सब क्लॉज पर उत्तर लिखने की आपकी स्थिति हो, समीक्षात्मक तैयारी हो। और नए जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेज हैं उनमें अगर कोई केस लॉ होता है, अगर कुछ नई बात जोड़ी जाती है तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।